दिस इज वैभव और आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स, जो उनका एटॉमिक मॉडल था, उनके पोस्टुलेट्स हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक, 5-6 पॉइंट्स थे उसमें जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, थोड़ा पीछे से हम लोग शुरू करेंगे, फिर हम लोग लिमिटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था रदरफोर्ड का, जो रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स में था, वो क्या था कि जो 6 पोस्टुलेट्स था, ऐसे कह सकते हैं, या लास्ट पोस्टुलेट था, 6 नहीं बोलेंगे उसको, लास्ट बोल रहे हैं, जो लास्ट में डिस्कस किए थे, आई थिंक 6 ही था वो। ठीक है, तो जो लास्ट पोस्टुलेट था उसमें रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड अ सर्कुलर पाथ। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डेफिनेशन हम बताए थे, रदरफोर्ड में इसका भी डिस्कवरी हो चुका है, इसका न्यूक्लियस का कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुआ। तो इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या था? प्रोटॉन था, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये इन्होंने कहा था, किन्होंने? रदरफोर्ड ने। ठीक, अब एक बात है यहाँ पे, ठीक, ये इन्होंने कैसे कह दिया? ये इन्होंने कैसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व कर रहा है? ये कैसे कह दिया उन्होंने? ठीक है, अगर ऐसा समझिए, अगर ये न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो होना तो ये चाहिए कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, होता है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें लड़ जाना चाहिए, इससे चिपक जाना चाहिए, और एटम क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, होना तो कायदे से ये चाहिए क्या कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, जिसकी वजह से ये इससे टकराएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या? अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक, तो ऐसा कैसे हो गया? ठीक, ये तो अट्रैक्शन वाली थ्योरी तो फेल कर गई यहाँ पे। तो देखिए ऐसा हो क्यों रहा है? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, होना तो चाहिए अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम आप लोग सुने होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अपोजिट चार्ज ऑफ अट्रैक्शन, जो अपोजिट चार्ज आप लोगों को दिख रहा है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन वाला, ये दोनों एक दूसरे के और क्लोज आने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या करना है, ध्यान से समझते हैं इस फिगर से। जैसे ये दोनों इतनी दूरी पे हैं, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, ठीक, इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इससे कुछ वेलोसिटी या कुछ स्पीड होगी। वेलोसिटी मान लीजिए चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, ठीक है, मान लीजिए कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, अपनी वेलोसिटी क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये हर पोजीशन पे अपनी वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा सर्कुलर पाथ में। देखिए स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब हर डायरेक्शन इसकी, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जब जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी चेंज करेगा और समय तो अपने अनुसार आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, बात समझिए, वेलोसिटी चेंज कर रहा है और समय भी आगे बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ये सब टर्म्स आप लोग फिजिक्स में बेहतर समझेंगे, जितना केमिस्ट्री से इसका रिलेशन है उतना मैं आप लोग को एकदम इजी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, ठीक है, तो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हर डायरेक्शन में, मतलब हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब वो कैसा कर रहा है? वो कैसा एक टर्म है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है वो। ठीक है, एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो भी है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, और घूम रहा है, मतलब इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपीटल फोर्स। जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपीटल फोर्स। नाम आप लोग सुन लोगे, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे अभी तक दो फोर्सेस के नाम आ चुके हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए समझिए चीजों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, जो पॉजिटिव और
और नेगेटिव के बीच में लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या सर्कुलर मोशन भी हो रहा है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल भी आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? देखिए मतलब क्या हुआ, लगना तो चाहिए सेंट्रीपिट, मतलब लगना तो चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आके चिपक जाने चाहिए, एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है मतलब न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इसका फोर्स है, ये जो ये एनर्जी है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इसको ये चेंज कर रहा है दूसरे फोर्स में। ठीक है, कन्वर्ट कर ले रहा है, मतलब फोर्स ऑफ, अगर ऐसे लिखे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट कर ले रहा है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। वो उस फोर्स को, ये इस फोर्स को यूज कर रहा है आके चिपकने के लिए नहीं, एज अ सर्कुलर मोशन अबाउट द न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? ये इस फोर्स को, ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको इस फॉर्म में ना यूज करके इसको सेंट्रीपिटल फॉर्म फोर्स के रिस्पेक्ट में यूज कर रहा है और ये घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है, ये चारों तरफ सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई कि क्यों सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स में और ये घूमता है। ठीक है, इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आप लोग धागे में जो पत्थर बांध के ऐसे गोल 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 चाहते हैं, तो कंटिन्यूअसली आप लोग उस चीज को कर क्या रहा है, ठीक है, आप लोग उस पत्थर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, इनसाइड की तरफ, मतलब आप लोग कुछ धागा बांध दिए किसी रेडियस का और पत्थर घुमाए जा रहे हैं। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, उस पत्थर को खींच रहे हैं, मतलब आप लोग को ऐसा लगेगा, आप लोग के हाथ में एक फोर्स मतलब ऐसा अज्यूम होगा कि आप लोग पत्थर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा है, मतलब इनसाइड फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ऐसा ही एक फोर्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे खींचता है। जैसे इसको हम कल कंपेयर किए थे सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम में जैसे ये क्या है, सन है, सन के अबाउट क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सन भी तो अर्थ को किसी फोर्स के द्वारा अपनी तरफ खींचता है, वो कौन सा फोर्स होता है, कमेंट सेक्शन में हमको रिप्लाई करके बताइएगा। ठीक है, कौन सा वो फोर्स होता है जिसके अकॉर्डिंग सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, बहुत सिंपल आंसर है इसका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ठीक, तो ये भी खींचता है। ठीक है, जैसे ये बात है, न्यूक्लियस एज अ सन कंपेयर किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ अर्थ कंपेयर किया गया। तो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो पत्थर वाला एग्जांपल दिमाग में लाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये था इसका लास्ट पोस्टुलेट रदरफोर्ड का। ठीक है, रदरफोर्ड का था ये लास्ट पोस्टुलेट। ठीक, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये बहुत फेमस भी हुआ आगे चल के, इनका जो एटॉमिक मॉडल था एज कंपेयर टू जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इनका बहुत फेमस हुआ। ठीक, इनका एटॉमिक मॉडल बहुत फेमस हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक एटम का अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन किया, प्रॉपर्ली किया, क्योंकि उन्होंने बताया था ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर्ड होता है। ठीक है, एक जगह पे ये पूरा स्प्रेड नहीं होता है जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी बात सही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से इन्होंने अच्छा सा प्रूफ दे दिया था दुनिया के सामने कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द एटम। ठीक है, तो ये सब बातें थी जो इन्होंने कहा अपने एटॉमिक मॉडल में। ठीक, लेकिन इतने सब के बावजूद, इतना सब एक्सप्लेन करने के बावजूद भी दो ड्रॉबैक्स आ गए इनके एटॉमिक मॉडल में, दो बड़े ड्रॉबैक्स आ गए। तो वो दो बड़े ड्रॉबैक्स क्या थे उनको देख लेते हैं पहले। ठीक है, इतना हम रख कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, रख कर। तो दो बड़े जो ड्रॉबैक्स आए रदरफोर्ड के मॉडल में वो क्या थे। ठीक है, उसको पहले लिमिटेशंस को समझते हैं, ड्रॉबैक्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले एटॉमिक मॉडल पे, उसका नाम अगले बताएंगे। ठीक है, तो पहले इतना समझिए कैसे कि ये लिमिटेशंस है, कुछ इनके ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक he cannot explain the stability of an atom. ठीक, he cannot explain the stability of the atom. कौन ही, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड जो थे वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। ठीक है, मतलब इसका कहने का क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ देखिए
समझने के लिए एक चीज और समझना पड़ेगा, ये जो सेंटेंस है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, इसको समझने के लिए एक चीज और समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एटम के ऊपर, एटॉमिक मॉडल बना लेके आए थे। तो सिर्फ वही अकेले साइंटिस्ट नहीं थे उस दौर में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसका जिक्र मैंने मतलब ये वर्ड मैंने बताया पिछले वीडियो में भी अपने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो साइमल्टेनियसली उस समय एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमको भी कुछ मिले, हमको भी कुछ क्रेडिट मिले, तो करते जा रहे थे। तो उसी दौरान एक और बहुत फेमस साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, जिनका फिजिक्स में आपने बहुत नाम सुने हैं। फिजिक्स में इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पे बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, लॉज दिए हैं, ठीक है। तो ये का नाम फिजिक्स में सुनेंगे। इन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड एक क्या बताया, एक थ्योरी बताई या स्टेटमेंट बताया। क्या वो स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, ठीक है, पहले एक्सेलरेटेड पार्टिकल नहीं मतलब ऐसा समझिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग लेके करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात। इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है। इन्होंने बोला क्या, मैक्सवेल ने क्या बोला अपने थ्योरी में कि इनका अलग चल रहा था, मैक्सवेल ने बोला कि जो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो चार्ज हो, मतलब एनी चार्ज पार्टिकल शोइंग एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक, ये वाली चीज याद रखिए रदरफोर्ड वाला, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इनसाइड द एटम, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज स्पीसीज और वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये इन्होंने स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कहा, ये किसी भी पर्टिकुलरली चार्ज स्पीसीज के लिए कहा कि कोई भी चार्ज स्पीसीज अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, वो एक्सेलरेशन के द्वारा वो रिवॉल्व हो रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, तो वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करता है। वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, एमिट करता है अपनी रेडिएशन और लूज करता है एनर्जी। मतलब रेडिएशन एमिट करने के साथ साथ वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। किसने कहा, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में, ठीक है, अपनी थ्योरी में कहा। तो एज पर द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन है जो ये रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, ये कंटीन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है और ये चार्ज स्पीसीज भी है। इसका मतलब कि जैसे जैसे समय पास होगा ये एनर्जी, ये रेडिएशन एमिट करेगा और एनर्जी लूज करेगा। मतलब समय जैसे जैसे पास हो रहा है एनर्जी लूज कर रहा है, मतलब एनर्जी इसकी कम होते जा रही है। एनर्जी लूज करने का मतलब क्या, एनर्जी खर्च कर रहा है अपना रिवॉल्व होने में, तो अपना एनर्जी खर्च कर रहा है तो एनर्जी कम होती जाएगी। तो एक समय बाद ऐसा होगा कि इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी। तब वो क्या करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन, तब ये न्यूक्लियस को खींच लेगा। जब ये भाई देखो ये फोर्स के अकॉर्डिंग कुछ बधा हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये यूज कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और रिवॉल्व कर रहा है। जब इसकी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी तब ये कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको खींच लेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा तब तो खींच लेगा। अभी तो इसके पास भी कुछ एनर्जी है इसलिए ये आ नहीं रहा है, ठीक है। जैसे टग ऑफ वॉर होता है, टग ऑफ वॉर वाला जो रस्सी खींचने वाला होता है, तो दोनों तरफ के मान लो दोनों तरफ एनर्जी लगा रहे हैं, दोनों तरफ इधर से कोई और खींच रहा है, इधर से कोई और खींच रहा है अपनी अपनी एनर्जी लगा के, तब तक जब तक तो एनर्जी बराबर है तब तक तो कोई नहीं हिला पाएगा उसको, तब तक तो कोई नहीं हिला पाएगा। लेकिन मान लो एक साइड वाले कमजोर हो गए, उनकी एनर्जी लूज हो रही है, खाया पिया सब निकल गया, तो क्या होगा, तो ये वाले जो दूसरे साइड वाले हैं वो खींच लेंगे आराम से, जैसे न्यूक्लियस खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये बहुत सिंपल सा है कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी जीरो हो जाएगी, न्यूक्लियस खींच लेगा, ठीक। तो ये चीज रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन करता है, मतलब समझ रहे हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेबिलिटी मतलब जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है, और मैक्सवेल ने जब अपनी थ्योरी दी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है तो कंटीन्यूअसली रेडिएशन एमिट करता है और एनर्जी लूज करता है, तो ये एट द एंड तो जाके चिपक जाना चाहिए न्यूक्लियस से और डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए एटम को। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम तो जानते हैं एटम स्टेबल है, ठीक है, एटम इज स्टेबल स्पीसीज। तो इन्होंने ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है, ये चीज इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाई। दूसरा जो पोस्टुलेट इन्होंने देखा, दूसरा जो लिमिटेशन था इनका, क्या दूसरा लिमिटेशन देखते हैं, ये बहुत बड़े ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है। दूसरा क्या था लिमिटेशन इनका, दूसरा लिमिटेशन था सेकंड देखते हैं, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, या इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये किसके लिए बात की है इन्होंने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने बात की, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात की, ठीक है। मतलब इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट, दो देखिए दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि
जो व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होता है तो वो 7 कलर्स में क्या होता है, पूरा बिखर जाता है, ठीक है, विब्ग्योर जिसको हम लोग कहते हैं, विब्ग्योर। और व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम, अलग अलग कलर्स वेवलेंथ के हम लोग को लाइंस दिखाई देते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। उसी को डिस्क्रीट बोलते हैं। डिस्क्रीट मतलब कंटीन्यूअस ना हो, टूटा टूटा हो, बिखरा बिखरा हो, ठीक है, कुछ हो कुछ ना हो, इस वजह से इसको डिस्क्रीट कहते हैं। एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम सॉरी, एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें सब लाइन से दिखते हैं, ठीक है, कंटीन्यूअस एकदम फॉर्म में होता है। ये डिस्क्रीट मतलब टूटा फूटा, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, इस टाइप का होता है। तो इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले लिया, ठीक, हाइड्रोजन गैस ले लिया, और इन्होंने क्या किया, यहाँ से व्हाइट लाइट पास की, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट है, ये क्या व्हाइट लाइट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, समझिए हाइड्रोजन गैस, ठीक, गैस, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन एटम लिए, इसमें हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक, और यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन लगाया, स्क्रीन लगाया, जैसे व्हाइट लाइट इससे पास हुई, ठीक, समझिए यहाँ पे जो विब्ग्योर के 7 कलर्स होते हैं वो सातों नहीं दिखे इस स्क्रीन पे, कुछ कलर दिखे, जैसे मान लीजिए लाइन स्पेक्ट्रम है, ये कुछ लाइन स्पेक्ट्रम है जैसे कुछ ज्यादा है समझिए, और ये कम है, ठीक, ऐसा कुछ है, तो समझिए रेड दिखा, वॉयलेट दिखा और येलो दिखा, बाकी ब्लू, इंडिगो, ऑरेंज ये सब नहीं दिखा, ठीक। तो ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों कुछ कलर दिख रहे हैं और कुछ कलर नहीं दिख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, ये नहीं समझा पाए इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम कि क्यों कुछ कलर दिख रहे हैं इनको स्क्रीन पे और बाकी सब कलर कहाँ गए, जैसे 3 कलर दिख रहा है तो 4 कलर कहाँ गए, ठीक है, कहाँ चले गए, ये चीज इन्होंने नहीं समझा पाया, ये रदरफोर्ड नहीं समझा पाई इस चीज को। तो दो बड़े लिमिटेशंस क्या थे कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक, इसका अभी हमने पूरा ब्यौरा देखा, और ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये चीज नहीं हो पाया। यहाँ ये चीज समझ में आया कि अगर व्हाइट लाइट किसी हाइड्रोजन गैस से पास हो रही है, इसके अबाउट, जैसे कि इसका प्रिज्म का काम कर रहा है, ठीक है, इससे होते हुए निकल रही है और स्क्रीन पे हम लोगों को सातों कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, सातों कलर नहीं दिख रहे, प्रिज्म से करके देखते हैं तो सातों कलर दिखता है। ऐसे ही इन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिया, हाइड्रोजन गैस को लिया और देखा कि जब उनके एटम से व्हाइट लाइट पास हो रही है तो सातों कलर्स नहीं दिख रहे हैं, उसके बजाय 2-3 ही कलर दिख रहे हैं। ये हम एज अ जनरल लिया है, ठीक है, जरूरी नहीं है ये तीनों दिखे, मान लो ब्लू दिख रहा है, इंडिगो दिख रहा है और बाकी सब गायब हो गया, ठीक है। तो कुछ कलर्स दिख रहे हैं, समझिए कुछ कलर्स दिख रहे हैं और कुछ कलर्स गायब हो चुके हैं। तो क्यों गायब हो जा रहा है, क्यों कुछ दिख रहा है, यही चीज वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, ठीक है। तो इतना इसका लिमिटेशन था, ठीक। अब शुरू करते हैं, मतलब इस लिमिटेशन को जो जिन्होंने एक्सप्लेन किया वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन को जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, ये लिमिटेशंस को अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन किया, मतलब अब तीसरा एटॉमिक मॉडल लॉन्च होने जा रहा है। पहला किसका था, जे थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, और तीसरा अब शुरू होगा एटॉमिक मॉडल किसका बोहर का, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, दैट इज द बोर एटॉमिक मॉडल। अब शुरुआत होगी जिन्होंने इनके लिमिटेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल अब जैसे चल रहा था, पहले जे थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का आया, बोहर का आया। ये क्या करेंगे, ये जो रदरफोर्ड की दो लिमिटेशंस थे, जो बड़े लिमिटेशंस मैं कहूंगा, जो दो बड़े लिमिटेशंस थे उसको इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो देखते हैं इनका क्या पोस्टुलेट्स था, ठीक है। पोस्टुलेट्स देखिए, पोस्टुलेट्स होता क्या है, जब साइंटिस्ट वगैरह बड़े कुछ क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जो उस चीज से, जो उस एक्सपेरिमेंट से वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उन्हीं को एज अ अरेंज कर देते हैं, उसी को वो बता देते हैं एज अ फैक्ट। उसी फैक्ट को कहते हैं क्या, पोस्टुलेट्स। जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, उसी फैक्ट्स को वो लोग लिख देते हैं और वही फैक्ट्स एज अ पोस्टुलेट हम लोग पढ़ते हैं उस चीज को, क्योंकि वो लोग कैसे, कौन कहा है, जो ग्रेट साइंटिस्ट थे हम लोग के, वही उस चीजों को बोले हुए हैं, ठीक है, वही चीज वो सब प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो इस वजह से तो इसका देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल का जो सबसे पहला पोस्टुलेट था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। यहां से बात शुरू हुई, क्या, एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर, कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, ये बात तो अपने रदरफोर्ड जी ने भी कहा था
कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है एटम के, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब इस पॉइंट को उन्होंने सही ठहराया कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो सेंटर पार्ट में क्या होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बोली और बोहर ने भी बोली, तो ये बात फिक्स थी। अगला क्या था, अगली बात इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जो इलेक्ट्रॉन की बात किया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन around the nucleus, electron revolve around the nucleus in a fixed orbit of fixed energy। बात समझ में आ रही है? देखिए इस पॉइंट को फिर से पढ़िए, क्या मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में बस रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। रिवॉल्व कर रहा है मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, कि और दूर कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में तो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किस पोजीशन पे कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस से उसकी दूरी कितनी है, उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है जिस पाथ पे वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जैसे अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो एक ऑर्बिट पे करता है, एक एक्सिस पे करता है, ठीक है। तो वैसे ही किस एक्सिस पे, किस ऑर्बिट पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं बता पाए, वो बस ये बताया क्या कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। बोहर ने उनको थोड़ा करेक्ट किया, बोला नहीं, मतलब सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व करता है लेकिन एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे करता है, एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ करता है, और उसकी डिस्टेंस भी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज आल्सो फिक्स्ड, मतलब कोई ऑर्बिट है जो कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, कहां से, न्यूक्लियस पे, और उसी ऑर्बिट पे, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जिसकी एनर्जी फिक्स है, उसी पे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसी फिक्स्ड एनर्जी शेल ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये इन्होंने उस चीज को थोड़ी करेक्ट किया, किसको, रदरफोर्ड को थोड़ी करेक्ट की उस चीज को, ठीक है। तो ये देखकर दूसरा पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट देखते हैं, पहले इस चीज को रख कर रहे हैं, देखिए तीसरा पोस्टुलेट देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट, दूसरी बात हो गई, पहला आइटम मतलब सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो अराउंड मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कर रहा है जिसकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड इन्होंने एक नया टर्म ले आया, ठीक है, उस चीज को समझते हैं, एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट लिया यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से हम लोग डिनोट करते हैं, एल से, कैपिटल एल से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट आया जिसको उन्होंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस टर्म से इसको हम जान रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट, ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझते हैं, इससे उनका क्या मतलब था, क्वांटाइजेशन मतलब समझिए ऐसे, क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी जो होती है ना वो किसी फिक्स्ड क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ठीक है, मतलब कोई चीज जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, अपने पास हो। क्वांटाइजेशन मतलब ये होता है, सिंपल वर्ड में हम लोग कहें तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज फिक्स्ड अमाउंट में अपने पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर देखो कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, कोई न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो उस फिक्स्ड ऑर्बिट में करेगा और फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा उस न्यूक्लियस से तो करेगा जिसकी एनर्जी की फिक्स होगी, ठीक। और अब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 पाई के इंटीग्रल या होल नंबर, हम बोलेंगे होल नंबर मल्टीपल में हो, या तो ये हो एंगुलर मोमेंटम, या तो ये हो या इसके होल नंबर मल्टीपल, होल नंबर मल्टीपल मतलब h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, अगर इस फॉर्म में आ रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम, तब तो वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, वरना वो नहीं करेगा। अगर होल नंबर मल्टीपल आ रहा है, होल नंबर मल्टीपल मतलब इसके बाद 2h/2 पाई, ठीक है, 2 पाई, फिर क्या 3h/2 पाई, ठीक, ऐसे ही बढ़ता चला आगे की तरफ, ऐसे ही बढ़ता चला। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए 3/2h/2 पाई, ऐसा कुछ आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब ये चीज अगर ऐसा कुछ एंगुलर
मोमेंटम आ रहा है तो ये चीज रिवॉल्यूशन नहीं दिखाएगी, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। अगर होल नंबर मल्टीपल में आ रहा है तो ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जिसको उन्होंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंडीशन सेट कर दिया कि अगर इतना आ रहा है तो तुम रिवॉल्व करोगे वरना नहीं करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतना अगर एंगुलर मोमेंटम आ रहा है तो रिवॉल्व करेंगे और नहीं करेंगे। तो इसको एज अ जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जनरल फॉर्म लिख सकते हैं n is equal to nh/2 pi, nh/2 pi in general where n is any whole number, where n is any whole number, where n is any whole number, ठीक है। n क्या है? होल नंबर है। h क्या है? h क्या है? h is Planck constant, h is Planck constant, यहां लिख दे रहे हैं हम h is called Planck constant, Planck's constant, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। n क्या है? कोई होल नंबर, लेकिन n यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है? n इज फॉर ऑर्बिट, शेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? k शेल, n इज इक्वल टू 2 होगा तो l शेल, n इज इक्वल टू 3 होगा तो m शेल, n इज इक्वल टू 4 होगा तो n शेल। k11 आप लोगों ने सुना होगा 9th क्लास में, ये सब आप लोग ऑलरेडी थोड़े बहुत स्तर पे पढ़ते हुए हैं, ठीक है। तो n बराबर 1 k l m n, तो n क्या है? कोई होल नंबर है और किसके लिए डिनोट किया जा रहा है? ऑर्बिट या शेल नंबर के लिए, ठीक है। n इज व्हाट? शेल नंबर। बातों को नोट करिएगा, n इज व्हाट? शेल नंबर, ठीक है। तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर इस फॉर्म में होगा तो ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, वरना नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, लेकिन इसको रद्द करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए फायदा होगा, आराम से इस चीज को समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमको समझ लेंगे सब चीजों को, ठीक है। ऐसा कहानी की तरह पढ़ेंगे तो कहानी याद रहती है, ठीक है। कहानी की कंटेंट हम लोग याद रखते हैं। अगर इसको ऐसा प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो प्रेशर लेके आपको मत पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया n = nh/2 pi, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट ही चल रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम को वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr होता है। mvr मतलब ऐसा समझिए, पहले तो एंगुलर मोमेंटम होता है क्या? p, मतलब मोमेंटम इनटू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन इनटू r वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है वहां पे sin थीटा आता है। आप लोगों को पता है क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी आता है वहां पे sin थीटा आता है। ये सब बेटर आप लोग देखिए, ये जो बोहर मॉडल है ना, ये क्लास 12 फिजिक्स में भी है। क्लास 12 के फिजिक्स में भी बोहर एटॉमिक मॉडल है, जहां पे हम लोग फिजिक्स कांसेप्ट को लेके इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो ये जो कांसेप्ट आ रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह, इस कांसेप्ट में ये सब फिजिक्स के पार्ट है। तो डिटेल में आप लोग 12th में इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो अभी 11th में जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो सब बस ऐसे मतलब कंक्लूजन को लेके आगे बढ़ना है। कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन इन द सेंस कि क्या क्वेश्चन पूछता है, किस कांसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं पूछता है, डेरिवेशन इज नॉट आस्क्ड हियर, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन डेरिवेशन से चीजों को सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे जितना जानकारी का सब आप लोगों को बताऊंगा। तो एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है? mv होता है और r होता है। r मतलब ये r पोजीशन वेक्टर, मतलब जब वर्टिकल तो r, और वेक्टर लगा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है तो sin थीटा, ठीक है। sin थीटा। अब एक चीज समझिएगा, जब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक। इसका मास क्या है? m है। इसका मास क्या है? ये m क्या है? m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू व्हिच इट इज रिवॉल्विंग, एंड r इज व्हाट? द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। मतलब इस एटम से इस ऑर्बिट की जितनी दूरी है वो रेडियस है, ठीक। और sin थीटा क्या मतलब? ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, वो थीटा समझ लीजिए, और वो 90 डिग्री बन रहा है। देख रहे हैं आप लोग 9th 10th में कांसेप्ट भी पढ़े हैं मैथ में। ये एज अ टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस में कितना, टेंजेंट और रेडियस में जो एंगल होता है उनके बीच में कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू कितनी है? sin 90 डिग्री, ठीक है। तो sin 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से ये चीज खत्म हो जाएगा, ये इसको हम लिख लेते हैं mvr is equal to sin 90 डिग्री। sin 90 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा mvr, n is equal to mvr, ठीक है। ये होता है, यही चीज हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है। आप लोगों को ये जानना, आप लोग ये चीज याद रखिए, n is equal to mvr, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, आप इस कांसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस कांसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब ये चीज हो गया, तो n is equal to mvr भी है और n is equal to nh/2 pi है। तो n is equal to mvr and n is equal to nh/2 pi, ठीक। थिंग्स व्हिच
which are equal to same thing are equal to each other. क्या है यूक्लिड का एक्सियम में आप लोग पढ़े हैं क्लास 6 7 में. Things which are equal to same thing are equal to each other. ये भी l के बराबर, ये भी l के बराबर. This implies mvr is equal to nh by 2 pi. ठीक है, ये 2 is nh by 2 pi. ठीक से लिखते हैं nh by 2 pi. ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया. mvr, व्हाट इज mvr? दिस इज आल्सो एंगुलर मोमेंटम, दिस इज आल्सो एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया हम लोग का. ठीक, इतनी बात समझ में आई. ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं. अगले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं. ये था थर्ड पोस्टुलेट का. ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट में हमने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम के होल नंबर मल्टीपल में होगा वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, वरना वो नहीं करेगा. अगर होल नंबर मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा, अगर आ रहा है तो करेगा. ठीक है, समझ में आती बात. चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ. ठीक है, इन्होंने बोला अगले पोस्टुलेट में कि व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, while electron revolves around the nucleus, the electrostatic force between the electron and the nucleus, the electrostatic force between the electron and the nucleus provides centripetal force. जिसका बात हम लोग किए थे अभी लिमिटेशन जब बता रहे थे रदरफोर्ड का, तो उसका भी हम लोग जिक्र किए थे उस चीज का. ठीक है, कि ये चीज को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे. ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग. फोर्थ जो इनका क्या था वो पोस्टुलेट का, इन्होंने बोला while revolving, ठीक है, while revolving, ठीक, इलेक्ट्रॉन while revolving इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, while revolving of electron, ऐसे लिखिए while revolving of electron, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो क्या हो रहा है. ठीक है, while revolving electron, the electrostatic force between the electron and nucleus provides centripetal force. ठीक, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है वो वही चीज क्या प्रोवाइड करता है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इस चीज का जिक्र आप ऑलरेडी समझ गए, ज्यादा डिटेल में इस चीज के नहीं जाने वाला है. ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये चीज समझ गए. ठीक है, जहां पर लिखे थे कि क्या Fe = Fc, वही फोर्स कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में. ठीक है, इतनी बात आप समझ गए. अब देखिए इस चीज पर डिटेल में समझते हैं. ठीक है, डिटेल में मतलब ऐसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए डायग्राम जानना इंपॉर्टेंट है जो हम अभी लिखे थे. ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास है m, ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है v. ठीक, और जो रेडियस है यहां से यहां तक वो क्या है, r है. ठीक है, रेडियस क्या है, r है. ठीक, ये चीज तीनों आप जान गए. अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अगर दो अपोजिट चार्ज है, जैसे मान लीजिए q1 है और q2 है. ठीक, ये डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, तो उस पे कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और उसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. कांस्टेंट है वो. और ये होता है q1 q2/r². ठीक है, ये होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, फिजिक्स का ये सब टर्म है. ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल विद मास m, इसका मास क्या है, m है. ठीक है, मास क्या है, m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, हैविंग द रेडियस ऑफ द एटम r. ठीक है, मूव कर रहा है तो उसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो क्या होता है, mv²/r. इसका फार्मूला है, सेंट्रीपिटल का फार्मूला होता है mv²/r. ठीक है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है. देखिए पूरा ये सब मैथमेटिकल टर्म्स आ रहा है, आप लोग बुक कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और ये सब लिखते चलिए. ठीक है, ये सब लिखते चलेंगे क्योंकि फार्मूला दिमाग से निकल जाता है, तो लिखे रहिएगा इसको. ठीक है, जरूरत पड़े तो पढ़िएगा क्योंकि ये सब डेरिवेशन में काम आएंगे. अभी हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे इसी में, तो उसमें काम आएंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, सेंट्रीपिटल फोर्स आया. ठीक, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिखते हैं, q1 q2 चार्ज है, r डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रहा है. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास m है, रेडियस r है, तो क्या होता है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स ये लगता है. ठीक है, तो मैंने यहां लिखा Fe = Fc, कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में. तो ये भी और ये भी बराबर होगा, मतलब यहां से एक चीज हम लिख सकते हैं, यहां ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, इस चीज को मिटा रहे हैं. देखिएगा
यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। अब नीचे वाला रख कर रहे हैं, देखते चलिएगा। अब नीचे वाला रख कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो अभी इलेक्ट्रॉन का केस था, इलेक्ट्रॉन या और न्यूक्लियस का केस था, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या है, Q1 और Q2 की जगह क्या है, Q1 की जगह जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, Q1 की जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। Q1 की जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। Q2 की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यही एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। डिस्टेंस दोनों में कितना है, r है, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम कुछ और लिख सकते हैं, Q1 Q2 को रिप्लेस करेंगे इस चीज से, किससे, इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस से, ठीक है। तो न्यूक्लियस में अगर हम पूछे, जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, तो कैसे बताएंगे आप लोग, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, इस चीज को आप लोग कैसे बताएंगे, ठीक। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर Z के बराबर। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। Q1 को मान लिया हम न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। तो कितना इस पे चार्ज होता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, और एक पे चार्ज हुआ E। बात समझ में आ रही है, Z into E टोटल चार्ज हुआ इस न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक, एक प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है। तो Z E टोटल चार्ज हुआ इस न्यूक्लियस का। Z मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें हुए, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन नहीं आया तो न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा है। Z टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये E क्या है, उसका एक का चार्ज। तो Z into E कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कितना चार्ज होता है, E। हम लोग देख के आए पिछले वीडियोस में, ठीक है, E। तो हम लोग Z E into E यहाँ पे रखेंगे तो फॉर्मूला भी बन जाएगा। पहले इस चीज को देखते हैं, ठीक है। देखिए तो Z E और E को हम लोग यूज करेंगे Q1 और Q2 की जगह इन द अबव फॉर्मूला, ठीक है। ये जो Fe बराबर Fc लिखा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें हम लोग इस चीज को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रखेंगे Z E into E upon R स्क्वायर into mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये है अपना मेन फॉर्मूला, इस चीज को ना हटाएं, ठीक है। ये है अपना मेन फॉर्मूला, इतनी बात समझ में है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला को भी देखें क्या, mvr इज इक्वल टू, इससे पहले nh/2, ठीक है। ये सब फॉर्मूलेज हैं जिनकी मदद से हम लोग अभी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए अब इतना हो गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको कहीं साइड में लिख लीजिए, इन्हीं दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इसी में तिगड़ा करके इधर उधर करके, ठीक, डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम लोग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम रख कर रहे हैं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। अब देखिए तो मैं आप लोगों को फॉर्मूलेज बताने जा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूलेज, इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से बोहर ने इलेक्ट्रॉन के रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबको डिराइव किया, ठीक है। तो सबके मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, आप लोग एक साइड में लिखते चलिएगा, ठीक है, कि कैसे कोई अगर इलेक्ट्रॉन है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, किसी पर्टिकुलर शेल में, ठीक है, शेल नंबर आप लोगों को दिया रहेगा, ठीक है, या आप लोगों को बताया रहेगा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे आप लोगों को बता देगा, और आप लोग कैसे उसका रेडियस, वेलोसिटी वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मूलेज मैं लिखने जा रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों को बस दो चीज याद रखना है। पूरा फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट मतलब उसको इजी तरीके से सॉल्व करके, सिंपलीफाई करके उस चीज को आसान भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग दोनों इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप लोग जो मेन फॉर्मूला है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, कंपटीशन एग्जाम में चाहे बोर्ड में ही क्या करता है, कुछ क्वांटिटीज ही डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है, जैसे मास डबल कर दिया, कुछ नंबर ऑफ शेल डबल कर दिया, तो उसके लिए मेन फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो हम मेन फॉर्मूला भी लिखेंगे प्लस ही उसका सिंपलीफाइड फॉर्म भी लिखेंगे, तो दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो
तो ये जो दो फॉर्मूले थे उसकी मदद से सबसे पहले रेडियस निकाला बोहर ने, किसी इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाला, ठीक है। रेडियस निकाला तो रेडियस का फॉर्मूला जो उनका आया वो क्या आया, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ये इन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया वो दो फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, एक तो mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये है पहला वाला इक्वेशन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये दोनों फॉर्मूला इन्होंने यूज किया और पहला इन्होंने r इसमें से निकाला, ठीक है, r मतलब रेडियस, ठीक है। अब देखते हैं इस चीज में क्या क्या चीज कांस्टेंट है। तो n क्या है, n शेल नंबर है, ये तो अलग अलग चेंज हो सकता है। h क्या है, प्राइम कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, एप्सिलॉन, इट इज अ कांस्टेंट कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट है। पाई क्या है, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, ठीक। z क्या है, z है एटॉमिक नंबर, z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये चेंज हो सकता है एज पर द एटम। और e क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं हम लोग। कांस्टेंट है h स्क्वायर, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ऊपर से और नीचे से क्या, पाई हुआ, m हुआ और e स्क्वायर हुआ। यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर बाई z, ठीक है, मतलब दिस इनटू दिस, ठीक। इस चीज को जब सब कांस्टेंट्स की वैल्यू, जब h की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू रखी गई और सॉल्व किया गया तो ये निकल के आया 0.53 और बाकी ये वैल्यू इनटू n स्क्वायर बाई z। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई r की वैल्यू। मतलब अगर आप लोग किसी एटम के लिए रेडियस पूछे इलेक्ट्रॉन का उस एटम में तो कैसे बताएंगे, आप लोग को शेल नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 जो भी है और उसका एटॉमिक नंबर, मतलब एटम आप लोग को याद रखना है कि उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। ये है सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ रेडियस और ये क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना है, दोनों याद रखना है। बच्चे याद रखते हैं, अक्सर ये याद रखते हैं, कभी-कभी उसमें कुछ चेंजेस करके उसी को पलट देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मास डबल कर दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो आप लोग ये मेन फॉर्मूला भी याद रखेंगे प्लस ये सिंपलीफाइड फॉर्म भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, वेलोसिटी का हम पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का हमने यूज किया और सब कुछ निकाल के दिया, ठीक है। तो ये रेडियस था, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है mvr = nh/2 पाई, पहला वाला mvr = nh/2 पाई, ठीक है। अब r हम लोग को पता चल चुका है, r हम लोग को पता चल चुका है, रेडियस हम लोग को पता चल चुका है। तो mvr = nh/2 में जो r है, यहाँ पे r की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए जो हम लोगों ने निकाला हुआ है, जो मेन फार्मूला वाला वैल्यू है, ठीक है। मेन फार्मूला वाला क्या वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं उस चीज को, ठीक है। मेन फार्मूला वाला वैल्यू क्या है, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर पाई m, ठीक है, z e स्क्वायर पाई m, ये था, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठाया उन्होंने और यहाँ पे रख दिया, ठीक। यहाँ से v निकाला, जैसे यहाँ पे इसको वैल्यू रखा और बाकी सब उधर भेज दिया, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या निकल के आई, v की वैल्यू आई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई z e स्क्वायर 2h पाई n, 2h एप्सिलॉन n, ये आया इसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू जो आप लोग को याद रखनी है। ये आया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है देखते हैं, उसको अलग करते हैं। e कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। z और तो चेंज होगा, z इज एटॉमिक नंबर, n इज द नंबर ऑफ शेल नंबर, ठीक है। तो इसको अलग करते हैं, क्या, e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू हो गई कांस्टेंट और बचा z बाई n, ठीक है। वो था जो रेडियस था, वो किसमें था, याद रखिएगा, रेडियस एंगस्ट्रॉम में आता है। रेडियस किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ लिख दे, रेडियस किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि छोटी एटम क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है ना, तो 10 टू द पावर माइनस में ही जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में इसका क्या आता है, रेडियस, ठीक
ठीक है। और ये जो वेलोसिटी आती है किसमें आती है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। बहुत हाई स्पीड मूव करता है मीटर पर सेकंड में, ठीक। जब ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे रखी गई, कांस्टेंट वैल्यू रखी गई, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आई, v की वैल्यू आई 2.18 into 10 to the power 2.18 into 10 to the power 6 into z by n, इनकी वैल्यू रखी गई, तो ये वैल्यू है, ठीक। और ये किसमें आई, मीटर पर सेकंड में, इसकी वैल्यू आई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये वैल्यू आई सिंपलीफाइड फॉर्म में। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, ठीक, और ये भी याद रखना है। अगर नहीं याद करने का मन है तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए फॉर बोर्ड्स, लेकिन कंपटीशन के लिए ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, फॉर जेईई, नीट, एनआईएस वगैरह, तो ये भी आप याद रखेंगे और वो तो याद होना ही चाहिए, ठीक। तो वेलोसिटी हो गया, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे डिराइव किया, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर। v हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, v हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, ठीक, v निकाल चुके हैं हम लोग, अब v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो v की वैल्यू आई हुई है, जो हम लोग निकाला था, आप लोगों ने नोट किया होगा, देखो उस v की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था यहाँ पे रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आती है मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो क्या आती है, वो 1/8 z स्क्वायर m e to power 4 upon 4h square epsilon naught square into n स्क्वायर, ठीक है। इतनी ये फॉर्मूला आती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका डेरिवेशन हम लोगों को नहीं बता रहे, क्योंकि डेरिवेशन करने से तो आ जाएगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला ही नहीं याद कर पाते हैं बच्चे, तो डेरिवेशन क्या सीखेंगे। डेरिवेशन सीखने का मतलब कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना, तो आप लोगों को फॉर्मूला हम इसलिए बता रहे हैं कि फॉर्मूला को याद रखें। देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला भी हम बता रहे हैं और आप लोग को जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है वो भी बता रहे हैं, और यही दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो सिंप्लीफाइड है वो तो एकदम 90% आप लोगों को याद होना चाहिए, 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 100% आज याद हो जाए। और ये क्वेश्चन भी कभी-कभी घुमावदार करने के लिए इस टाइप के फॉर्मूले पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं हम लोग क्या कि कांस्टेंट क्या है, तो 1/8 कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, z तो बदलेगा, m कांस्टेंट है, e to power 4 कांस्टेंट है, ठीक। और नीचे से क्या कांस्टेंट है, h स्क्वायर कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। और बचा क्या, ऊपर बचा z स्क्वायर और नीचे बचा n स्क्वायर, ठीक है। जब वैल्यूज रखी गई सब कांस्टेंट चीजों की वैल्यू रखी गई, तो क्या निकल के आया, यहाँ पे लिख रहा है, ऊपर लिख रहा है, ठीक है। वैल्यू जब रखा है सब चीजों का, तो क्या निकल के आया, देखिए वैल्यू रखें तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई, क्या 13.6 into z square upon n square electron volt, ये आई काइनेटिक एनर्जी। So this is the main formula and this is the simplified formula for the kinetic energy calculating for the any electron revolving in the atom around the nucleus, ठीक है। तो kinetic energy main formula ये है और simplified formula ये है, ठीक है। वैल्यूज रखी गई है कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट चीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सब वैल्यू रखी गई, सॉल्व किया गया, ये आया, ठीक, ये आया। और ये z स्क्वायर n स्क्वायर अगर आप चाहे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू भी हो सकती है, एकदम राउंड फिगर में लिया हुआ है, इसको एक्यूरेट वैल्यू लेगा तो बहुत लंबी वैल्यू, लंबी छोटी वैल्यू चाहिए, तो हम उतना एक्यूरेट नहीं लेते हैं, हम लोग अप्रॉक्स फॉर्म में लेते हैं और इसको निकालते हैं, ठीक है। इतनी बात कोई। अब बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है, समझिएगा किसी मान लीजिए स्प्रिंग को ऐसे आप दबा के पकड़े हुए हैं तो उसको पोटेंशियल एनर्जी होल्ड किया हुआ है, या किसी बॉल को अभी ऐसे ऊंचाई से छोड़ने वाले हैं तो जब तक छोड़े नहीं है तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी होल्ड किया हुआ है। तो सिर्फ ऐसा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन वो आ तो रहा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कहां आ रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा है ना, जिसको वो कन्वर्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में, लेकिन उसको खींच नहीं पा रहा है, ठीक है। खींच नहीं पा रहा है मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी वहां पे लग रही है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2
अपॉन आर स्क्वायर। अब इस चीज को देखिए, अब चीज को देखिए, अगर Q1 Q2 क्या है, कोई अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे अपोजिट चार्ज है Q1 Q2। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे, उसको लेके लिखेंगे, तो इस पे कितना चार्ज है Ze और इस पे कितना चार्ज है -e, ठीक है। Ze न्यूक्लियस पे चार्ज है, Z टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इतने एक पे चार्ज और इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये किस, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख रहा है, और प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रख रहा है, ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल के आया, Q1 की जगह हम लोग ने क्या रखा है, इसको थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में पहले लिखते हैं, क्या -e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, -e देखिए माइनस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और Z * e क्या था, टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस चीज को और सिंपलीफाई करके अच्छे से लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z माइनस के साथ Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला निकल के आया इसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। ये फार्मूला निकल के आया, लेकिन अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में जैसे हम लोग सब फार्मूला निकालते आ रहे हैं, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आई हुई है, r की वैल्यू जो हम कैलकुलेट किए थे अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो वैल्यू वहां से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ से वहां से उठा के r की वैल्यू और यहाँ पे रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो रखते हैं, देखते हैं क्या आती है, ठीक है। क्या फार्मूला बनता है पोटेंशियल एनर्जी की, इस चीज को आपको लिख लिएगा, ठीक है। ये फार्मूला, ये सब फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आप लोग मेन फार्मूला प्लस सिंपलीफाइड फार्मूला आप लोग उस चीज को याद रखें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आया वो क्या आया, ठीक है। जब रखे r की वैल्यू और सॉल्व किया उस चीज को, तो 1/8, ठीक है, 1/8 देखिए इस चीज को 1/8 सॉरी 1/8 नहीं तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसका जो आया पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ था वहां पे, -mz स्क्वायर e पे पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आई किसके लिए, फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जब हम लोग सॉल्व किए तो देखिए हम डेरिवेशन नहीं बता रहे क्योंकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो द मेन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी व्हाटएवर द रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड सिंपलीफाइड फार्मूला। यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछता है उस चीज का, ठीक है, ठीक। अगर कंफ्यूजन होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं अलग से स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूंगा जिसमें मैं डेरिवेशन आप लोगों को बता दूंगा, चीजें और आसान हो जाएंगी लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग ये याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि याद करना फॉर्मूले याद ही करने पड़ते हैं। फॉर्मूले याद करेंगे, मेन फार्मूला प्लस सिंपलीफाइड फार्मूला, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिंपलीफाइड फार्मूले से लगेंगे, तो वो तो याद ही कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये बन गया, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इस चीज को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड भी कर दे, ठीक है, कर दे तो क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा नीचे हो जाएगा -2 टाइम्स, या तो ऐसे देखिए 2 टाइम्स -2 टाइम्स ऑफ mz स्क्वायर e to power 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक। अगर हम लोग इतनी वैल्यू देखें तो अभी हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी निकाल के आए हैं, उसमें यही फार्मूला था 1/8 mz स्क्वायर e to power 4 अपॉन 8 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए देख के आए, ठीक। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो -2 इनटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, तो ये लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, -2 इनटू कितनी आई थी, 13.6 इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है सिंपलीफाइड वाला, और मेन वाला कौन सा है, ये वाला -2 लगा है क्योंकि यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन था, चार्ज का डिस्टेंस हम लोग देख रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसमें चार्ज नेगेटिव है, जो -e आ रहा था, उसकी वजह से ये ओवरऑल पूरा नेगेटिव हो जा रहा है।
ठीक है, तो ये बात हुई अभी तक रेडियस पे, वेलोसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे बात हो गई। ठीक है, अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी में क्या करते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 13.6 into 13.6 into z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर और प्लस करना है हम लोग को क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो कि नेगेटिव में आएगी, क्या आएगी, -2 into 13.6 z स्क्वायर into z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, ये ओवरऑल क्वांटिटी किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ओवरऑल क्वांटिटी किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स है, ये सिंगल टाइम्स है, माइनस और स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा, मतलब -13.6 into z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं टोटल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, नेगेटिव में आ रही है मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में है, क्योंकि एनर्जी माइनस है मतलब किसी ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, और उसकी एनर्जी माइनस में, मतलब उतनी एनर्जी हम लोग को उसको देनी पड़ेगी अगर उस एटम से उसको बाहर निकालना है, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तब वो इलेक्ट्रॉन जाके वो सिस्टम से बाहर निकलेगा, उस एटम से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, रेडियस देख चुके हैं, फार्मूला आप लोग लिख चुके होंगे, वेलोसिटी सबका सिंपलीफाइड प्लस मेन फार्मूला हम लोग देखें तो सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिए, रट लीजिए और उस चीज को समझ लीजिए। सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने उसका वीडियो मतलब उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, डेरिवेशन डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो रेडियस देख चुके, वेलोसिटी देख चुके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इतना हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट से चल रहा था क्या, बोहर एटॉमिक मॉडल पे, तो अब देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना सब हो गया। अब देखिए, अब जो हम लोग का टोटल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी क्या आया, टोटल एनर्जी आया था -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम आप लोग से कहें, ठीक है, अगर हम आप लोग से कहें एक क्वेश्चन कि फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द टोटल energy of electron, find the total energy of the electron in nth shell of hydrogen atom, या कोई भी एटम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो उसके ऊपर है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम से क्यों इसको करता है कंपेयर, हाइड्रोजन एटम से इसलिए कहता है क्योंकि ये देखो एक चीज बता दें यहाँ पे, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जब क्वेश्चन वो पूछेगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से पूछेगा। जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आता है हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम प्लस कर देगा उसको, हीलियम प्लस कर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम 2 प्लस कर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्योंकि इस पे ये सुटेबल एप्लीकेबल हुआ, इस वजह से इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल मानते हैं। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्वेश्चन इस पे पूछता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो हाइड्रोजन एटम में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनर्जी पूछा है, मतलब n की वैल्यू कहां शुरू करनी है। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एनर्जी क्या आएगी, 2 रखेंगे तो क्या आएगी, 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे समझिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। ठीक, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। तो अलग अलग ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या निकल के आती है, ये इस फॉर्मूला से उन्होंने निकाला। क्यों, z की वैल्यू कितनी हो गई, z की वैल्यू हमेशा 1 होगी, एटॉमिक नंबर ऑफ
में 3 और चौथे केस में 4, n स्क्वायर करते जाएंगे 1 4 9 और बढ़ाते जाएंगे उसको, ठीक है 16, ठीक है, और सॉल्व करेंगे देखेंगे कितनी आती है। तो ऐसा देखा गया तो जो पहला शेल था फर्स्ट शेल, ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल मतलब के शेल, ठीक, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। पहले शेल में जो वैल्यू आई वो कितनी आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी वैल्यू आई, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है क्वेश्चन, देखिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। दूसरे केस में जो एनर्जी आई वो आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे शेल में जो एनर्जी आई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चौथे वाले में आई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिख रहा है आप लोगों को, हम चेक कर ले एक बार, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो चार शेल है उसके लिए जो चारों शेल में अलग अलग वैल्यू आई वो कितनी आई, पहले में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में -3.4, तीसरे में -1.5, चौथे में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए कभी कभी एकदम डायरेक्ट पूछ लेता है इस चीज को, हाइड्रोजन एटम के लिए डायरेक्ट पूछ लेता है, तो कम से कम हाइड्रोजन के लिए ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अलग अलग शेल में एनर्जी क्या होती है उस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ठीक। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग लिखते हैं, इस चीज को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, समझना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए अब क्लास 11 में आप लोग आ गए हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे, ऐसा मत समझिएगा कि 1 घंटे का वीडियो देख लेंगे और पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको चीजों को जानकारी उसकी लेनी है, बहुत डिटेल में लेनी है, समझना है, बारीकी से समझना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और सीरीज बनती है वीडियो में, ठीक है, कोई भी होगा मेरे चैनल के नाम और भी चैनल होंगे जो सीरीज बनाते हैं, पूरे मतलब सीरीज ही बने हुआ है। तो ये छोटा चैप्टर नहीं है कि आप लोग एक वीडियो में खत्म कर लेंगे, इसके लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो हाइड्रोजन एटम की बात करें, समझ लीजिए न्यूक्लियस है, दिस इज शेल 1, दिस इज शेल 2, दिस इज शेल 3 एंड दिस इज शेल 4, ठीक है। ये दिख रहा है बढ़िया से आप लोग को, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है, देखें, ठीक है, चलिए दिख रहा है। अब देखिए ये बात हो गई, इस पहले शेल में कितनी एनर्जी आई थी, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। इसकी एनर्जी आई थी कितनी -13.6, इसकी आई थी -3.4, इसकी आई थी -1.51, इसकी आई थी -0.8, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब देख रहे हैं एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है, सबसे मिनिमम एनर्जी यहाँ है और एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब जीरो के पास जा रही है, देख रहे हैं ना, बढ़ती जा रही है तो जीरो के पास जा रही है, माइनस नेगेटिव सबसे छोटा, बढ़ती जा रही है तो नेगेटिव जीरो के पास जा रही है। मतलब अगर हम जो NH जो नंबर शेल नंबर है उसको इंफिनिटी की तरफ ले जाए, मतलब n बढ़ाते जाए, तो जो फार्मूला है काइनेटिक जो टोटल एनर्जी का, क्या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अगर n को बढ़ाते जाए इंफिनिटी तक तो टोटल एनर्जी कहां आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। टोटल एनर्जी कहां आ जाएगी, टोटल एनर्जी जीरो की तरफ टेंड करने लगेगी, ठीक है, जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब ये जीरो की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल चुका है, उसकी एनर्जी जीरो हो गई, उसको बाहर निकाल लिया गया, ठीक है, एनर्जी उसकी जीरो हो गई। मतलब अगर ये जो इनर वाला शेल, इस चीज को और आसान भाषा में समझते हैं, जो सबसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस शेल की जो एनर्जी है या ऑर्बिट की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है यहाँ पे वो -13.6 है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उसको इसकी इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वाले को इतनी एनर्जी मिलेगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी, तब ये बाहर निकलेगा, इसको इतनी मिलेगी तब ये बाहर निकलेगा, इसको इतनी मिलेगी तब ये बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर उतनी एनर्जी नहीं मिलती, -13.6 वाले को जब उतनी ही एनर्जी मिलेगी तब वो एटम से बाहर निकलेगा। मान लीजिए इसको हम लोग दिए एनर्जी 9.0 एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो पॉजिटिव होती है, ठीक है, हम दे रहे हैं, ठीक, तो कितनी आई, दे दी है तो 6 और कितना आया 13 में से 9 गया 4, 4.6 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप लोगों को ये जो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाया है इसमें -4.6 कहीं दिख रहा है, नहीं, तो इतनी एनर्जी हम लोग उसको देंगे तो वो नहीं लेगा, इतनी एनर्जी देंगे हम लोग उसको तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकते, वो या तो इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, या जो आने वाला और एनर्जी है जो n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो उसमें करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी का ऑर्बिट है ही नहीं, देख रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट ये आ गया, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं,
तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व ही नहीं करेगा, मतलब इस वाले ऑर्बिट में, मतलब इतनी एनर्जी जो हम दे रहे हैं -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो लेगा ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो अगर मान लीजिए हम इसको 10.2 की एनर्जी दें, समझिएगा 10.2, समझाने के लिए 10.2 की एनर्जी दे रहे हैं इसको, ठीक है, 10.2 की एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, कितना आएगा 4 और 13 में से 10 गया 3, -3.4, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें है, हम लोग उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिए, कितनी एनर्जी दिए, तो कितनी एनर्जी इसकी हो गई ओवरऑल -3.4, तो -3.4 की एनर्जी आपको दिख रही है, दिख रही है, हाँ दिख रही है -3.4। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, जिसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं क्या, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए किसी दूसरे ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए, अगर उतनी एनर्जी उसको मिल रही है तो वो जंप करेगा, वरना अगर कुछ ऐसी एनर्जी उसको मिल रही है जो कि मीडिएटर मतलब बीच-बीच की एनर्जी है, तो वो जंप नहीं करने वाला है, वो एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करता है, एक्सेप्ट करता है, जिससे वो हायर ऑर्बिट में जा सके, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को या उस एटम को छोड़ के बाहर जा सके, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये पूरा बोहर एटॉमिक मॉडल था। अब जो जैसा मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी को ही ऑब्जर्व करता है, सबको वो नहीं करता है, फिक्स्ड एनर्जी जो उसका है उसी चीज को वो ऑब्जर्व करता है, सबको ऑब्जर्व नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने यूज किया, वही जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम था, जिनका लिमिटेशन था फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया, उस चीज के लिए इनको एक्सप्लेनेशन मिल गया। तो चलिए उस चीज को देखते हैं कैसे इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, जो कि लिमिटेशन था रदरफोर्ड का, ठीक है। तो उस चीज को देखते हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो उस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखिए जो बोहर थे, इन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, देखिए पहले तो रदरफोर्ड पे वापस चलते हैं कि उन्होंने क्या लिमिटेशन थे होंगे। जैसे इन्होंने क्या लिया था, एक बीकर में गैस लिया था, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से इन्होंने क्या किया था, व्हाइट लाइट पास की थी, व्हाइट लाइट पास की थी, और यहाँ पे स्क्रीन पे इनको कुछ कलर्स दिख रहे थे, जैसे मान लीजिए रेड दिख रहा था, वॉलेट दिख रहा था और ब्लू दिख रहा था, बाकी येलो, इंडिगो, ऑरेंज ये सब गायब हो चुके थे, सब नहीं दिख रहे। तो इसी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों नहीं, कुछ कलर दिख रहे हैं, कुछ कलर नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये कलर, ये वाला जो ये कलर वाला कंसेप्ट हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। मतलब होता क्या है कि वेवलेंथ आते हैं, ठीक है, वेवलेंथ चेंज होते हैं, गायब होते हैं, ठीक है, कलर्स के, ठीक। होता क्या एक्चुअली ये होता है, ठीक है। तो कुछ कलर आए, दिखे उनको, और कुछ कलर नहीं दिखे। तो ये बात जो बोहर ने एक्सप्लेन की, जैसे व्हाइट लाइट आ रही है तो सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, तो जो उसकी एनर्जी यूज हो रही थी जंप करने के लिए, एक्साइट होने के लिए, उस एनर्जी को तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहा था ना, जो भी हम उससे पहले पढ़े थे। कुछ सफिशिएंट एनर्जी को ये हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब कर ले रहा था, और जो सफिशिएंट एनर्जी उसको नहीं दे पा रही थी, जैसे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हम दे रहे थे, तो वो नहीं लेगा, तो वो वाली तो रेस निकल जाएगी, वो वाली कलर इसमें से पास आउट हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी, और जो उसका यूज का होगा, जो उसको एक्साइटेशन कराएगा, उस एनर्जी को या उस एनर्जी के कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये रेस यहाँ पे कहाँ आएंगी, यहाँ पे कलर दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखेगा ही नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम दिखेगा ही नहीं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखेगा ही नहीं। मतलब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो दिख रहा था, मतलब कुछ कलर गायब हो जा रहे थे, वो कलर कहाँ जा रहे थे, उस कलर के एनर्जी को ये हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब कर ले रहा था। समझ रहे हैं बात? क्योंकि वो उसके काम की होगी, एक्साइटेशन करने में उसको मदद कर रहा होगा, एटम को छोड़ के जाने में उसको मदद कर रहा होगा, तो उतनी स्पेसिफिक एनर्जी को ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी सबको ट्रांसमिट कर दिया, जो कि यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो है स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है, ये अभी बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, अगले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो में पूरा स्पेक्ट्रम के ऊपर ही होगा और कुछ नए टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को ये समझा है, ठीक है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो था, इन्होंने एटॉमिक हाइड्रोजन एटम के लिए था, एटम के लिए था, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नाम है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। कैसे किया, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों कुछ ही कलर दिख रहा है, तो इन्होंने बताया रीजन उसका, कुछ ही कलर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कुछ कलर जो हाइड्रोजन के काम के थे, जो उसको एक्साइटेशन करने में हेल्प करने वाले थे, उनकी एनर्जी को ये क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया तो ट्रांसमिट नहीं होने दिया, और बाकी जो एनर्जी, बाकी जो रेस थी जो निकल रही थी, उनकी एनर्जी को ये ट्रांसमिट नहीं, मतलब उनकी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि उसके काम की नहीं थी, एक्स्ट्रा थी या कम थी, इस वजह से उसको ट्रांसमिट कर दिया, और वही उस स्क्रीन पे हम लोग को दिखी,
ठीक है, हम लोगों ने उस जमाने में बोहर को लिखी, ठीक है। तो बोहर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट को क्या किया, पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक। आज समझ में आया, ये था पूरा बोहर एटॉमिक मॉडल। इनका भी जो था बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत फेमस हुआ रदरफोर्ड के बाद, क्योंकि इन्होंने रदरफोर्ड के क्या किया, लिमिटेशंस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अलग अलग जो आगे चल के एटॉमिक मॉडल आ रहे हैं वो बस इसीलिए आते थे क्योंकि जो प्रीवियस एटॉमिक मॉडल में गलती हुई वो अगले वाले में ना हो, या बढ़िया से उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए, तभी ना कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर वही गलतियां रिपीट होंगी पिछले वाले साइंटिस्ट से, आने वाले साइंटिस्ट से, तो कैसे कुछ चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है, वहीं रुके रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो सब भी क्या किया, कुछ ना कुछ करेक्शन किए, इनके में भी कुछ में भी फॉल्ट आया होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस आए इनमें भी, और करेक्शन होता गया, मतलब एटॉमिक मॉडल सुधरता गया, और आज हम लोग बहुत अच्छा एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल यहीं तक था, ठीक। आई होप आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी इसके अलावा हम 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि इस बोहर मॉडल के बाद ही आते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स, इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल में आई होगा आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस चीज को समझे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, जो 3 टर्म्स का नाम लिया वो 3 टर्म्स को आप समझाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एक टैबुलर फॉर्म में इस चीज को समझते हैं, आइसोटोप्स, 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 आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ठीक है। ये 3 चीज समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीज है। ऑलरेडी हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स का जिक्र कर चुके हैं आप लोगों के सामने, फिर से एक बार कर देते हैं, समझिएगा। Isotopes are those substances, those elements which having the same atomic number but different atomic mass. Having the same atomic number but different atomic mass. Having the same atomic number but different atomic mass. Example, हाइड्रोजन का एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल हाइड्रोजन, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी कहते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक वर्ड है, हम लोग 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ था इसलिए बताना था हमको, तो ये हो गया, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ पे आइसोबार की बात करते हैं, आइसोबार की बात करते हैं, तो क्या होता है, सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे ऑर्गन और कैल्शियम हो, ऑर्गन और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, लेकिन एटॉमिक मास कितना 40 और 40, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोन्स क्या होते हैं, एक नया टर्म आप लोग के लिए, आइसोटोन्स, स्पीशीज या एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिस भी एलिमेंट्स में होते हैं उनको बोलते हैं क्या, आइसोटोन्स। जैसे फास्फोरस की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, एटॉमिक मास कितना है 31, इसका कितना है 28 है, इसका कितना है 20, इसका कितना है 30 है, इसका कितना है 30, सिलिकॉन का कितना है 30 है, ठीक। इसका कितना है 30 है। तो इसमें कितने नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और उसमें से जो माइनस करता है वो न्यूट्रॉन आता है, ठीक है। न्यूट्रॉन अभी आए नहीं, उसमें डिस्कस भी अभी होगा, ठीक है, लेकिन ये टर्म्स आते हैं तो इससे हम बता रहे हैं। तो न्यूट्रॉन कितने हुए इसमें, 31 माइनस 15 कितने हुए 16 न्यूट्रॉन, इसमें कितने हुए 30 माइनस 14, इसमें भी 16 न्यूट्रॉन, ठीक है, 16 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हुए आइसोटोन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जिस स्पीशीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, आइसोटोन्स। फिर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स, एंड सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। इतना कंसेप्ट आज की वीडियो में हम आप लोग को दिए हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, जो आप लोग लिखे हुए हैं नोट्स, जो आप लोग आज बनाए हुए हैं, उस चीज को रिवाइज करिएगा, स्पेशली दैट फॉर्मूलाज दैट आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द बोहर एटॉमिक मॉडल। उस फॉर्मूलेस को आप लोग, मेन फॉर्मूला भी प्लस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी, आप लोग उस चीज को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए रिवाइज करेंगे वो चीज आप लोग के दिमाग में घूमती रहेगी, छोड़ देंगे तो एक समय बाद वो भूल जाना, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी हम लोग जो अपना अगला लेक्चर है वो अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी